बता दें सभी तमाम दर्शकों को, ऐलनाबाद में भी अभय सिंह चौटाला ने परचम लहरा दिया है और जश्न में इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता जो हैं वो अब जुट गए हैं और जीत वहां से हो गई है। पहले राउंड से ही लगातार आगे चलते रहे, कुछ राउंड बीच में ऐसे आए जहां पर बीजेपी के और गठबंधन के कैंडिडेट जो हैं उन्होंने बढ़त बनाई थी, लेकिन अंततः यहां डिक्लेयर हो गया है और कंफर्म हो गया है, यहां से अभय सिंह चौटाला जीत गए हैं। और तमाम जगहों पर ऐलनाबाद के अलावा तमाम दूसरी जगहों पर इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता जो है वो खुशी मना रहे हैं। तो जीत का परचम जो है वो लहरा दिया है। अभय सिंह चौटाला एक बार फिर से यहां से विधायक होंगे, ये कंफर्म होते हुए, ये तस्वीर साफ होते हुए, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रामपाल जी, आप कुछ बता रहे थे और क्या इस जीत के पीछे की क्या खास वजह रही होंगी? देखिए, जो चुनाव का प्रचार रहा है वो किस प्रकार का रहा है, मुझे लगता है पूरा हरियाणा ने देखा है इसका कि भी कितनी जबरदस्त स्कूटी के माध्यम से जो प्रचार किया गया है। और फिर अकेले वोटिंग के अंदर केवल एक किसान आंदोलन ही प्रभाव नहीं डालता है। कांडा साहब के अपने वहां प्रभाव बहुत ज्यादा रहे हैं, किन हालात में लोगों ने जो वोट डाली हैं। निश्चित रूप से बीजेपी और जेजेपी यही मानेगी कि हमें इसका फायदा हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो सत्तारूढ़ दल होने के बावजूद भी यदि इलेक्शन हारे वो ना तो। अच्छा, इसमें एक चीज, इस जीत का ये अंतर जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, जिस बात का जिक्र लगातार हो रहा था, जैसा आपने भी जिक्र किया कि किसान आंदोलन की बात हो रही थी, अगर वैसा कुछ प्रभाव रहता तो अंतर बहुत बड़ा होना चाहिए था। क्या इसके पीछे की एक वजह ये भी है कि ये विधानसभा सीट जो है वो चौटाला परिवार के लिए बेहद खास रही है, यहाँ से प्रेम आशीर्वाद उनको हमेशा मिलता रहा, तो अब क्योंकि चौटाला परिवार जो है वो दो अलग अलग धड़ों में आमने सामने होकर के चुनाव लड़ रहे थे, एक तरफ अजय चौटाला तो अभय चौटाला दूसरी तरफ, उधर से ओम प्रकाश चौटाला उनके साथ थे, तो इधर से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला प्रचार में थे और दिग्विजय चौटाला के अलावा रंजीत चौटाला तक जो है प्रचार संभाले हुए थे। तो क्या ये नंबर बढ़ना बीजेपी जेजेपी के गठबंधन का, क्या इसमें चौटाला परिवार की साख और इधर से जैसा आप भी जिक्र कर रहे हैं गोविंद कांडा के अपने पर्सनल जो यहाँ एक क्षेत्र ऐसा है जहां लोग उनके वोटर हैं, तो क्या ये दोनों चीजें मिलकर कितना बड़ा नंबर बनी है? हाँ, निश्चित रूप से गोपाल कांडा का प्रभाव इसमें ज्यादा रहा है, ना कि बीजेपी का और इनका ज्यादा रहेगा इसके अंदर इस मामले में। लेकिन फिर भी ये मानने वाली बात है कि जो इनका कैंडिडेट था उनको निश्चित रूप से पहले की तुलना में ज्यादा वोट मिली है। और ये इन लोगों के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी सोचने का विषय है कि भी ऐसे हालात क्यों बने इनके, कि वो इतने पिछड़ क्यों गए इस मामले के अंदर। और जितनी जल्दी, क्योंकि अभी तो 2024 के आसपास आगे इलेक्शन होने हैं, जितनी जल्दी अपने आप को संभाल लेंगे मुझे लगता है उतना ही ज्यादा इनके लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन एक इस इलेक्शन से एक बात क्लियर होगी है कि केवल किसी एक मुद्दे के ऊपर ये हार और जीत का फैसला नहीं होता है। अब ये देखिए ना कि अगर देखा जाए हरियाणा के अंदर जो युवाओं का हाल बना रखे हैं, 350 किलोमीटर दूर तक जो है ना, अब ये पुलिस की भर्ती के लिए पेपर देने के लिए लोग जाने लग रहे हैं, बच्चे जाने लग रहे हैं। उसके बाद 37% से ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है। तेल के दाम देख लो, हर चीज का मूल्य कितना बढ़ने लग रहा है, धान को लेकर कितनी समस्या हो रही है, खाद को लेकर कितनी समस्याएं बनी हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इतनी इनके वोटिंग पड़ी है इनके पक्ष में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोचने वाला बात है कि भी लोगों का जो रुझान है, लोगों की जो सोच है वो किस प्रकार की बनी हुई है। और इतनी आसानी से अगर हम ये मानकर चले कि बीजेपी जो खत्म हो गई है तो वो मुश्किल है। वैसे भी खोने के लिए जो कुछ हो जेजेपी के पास है, जहां तक मेरी अपनी सोच है, मेरा मानना है कि यदि जेजेपी और इनेलो पहले यदि अलग नहीं होते तो आज सरकार में के लिए इनेलो होती, कांग्रेस ये कहीं पर ना तो बीजेपी होती ना कहीं पर कांग्रेस होती। ये थोड़ी जल्दबाजी करके दुष्यंत जी कि उस वक्त उन्होंने अपनी पार्टी के दो हिस्से करे और उसके बाद जेजेपी की नई पार्टी बढ़कर सामने आई। और निश्चित रूप से कि उनके पास और कोई रास्ता था ही नहीं कि वो अगर सरकार में शामिल नहीं होते तो 10 उनका सीटों को फायदा होना ही था उनको। तो ये तो एक मजबूरी का गठबंधन है। ये कब तक चलेगा? अगर इस इलेक्शन से नहीं तो 2022 के इलेक्शन के बाद जो ये होंगे इसके अंदर आपके यूपी के इलेक्शन के बाद, मुझे लगता है उसके बाद सही मायने में इनकी परीक्षा होगी कि जो हरियाणा के अंदर जो गठबंधन चल रहा है वो कितने समय तक जो है ना आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, इसमें शंभू जी, रामपाल जी, आप बने रहे, हम इसमें आगे अब इस नतीजे का भावी राजनीति पर कैसा और किस तरीके से और किन किन रूपों में असर पड़ेगा इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर हम लगातार बता रहे हैं, पहले राउंड से अभय सिंह चौटाला जो है आगे चल रहे थे और यहाँ से शानदार जीत दर्ज की है। विक्रम भाटिया हमारे संवाददाता सिरसा से जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से पूरा ये नतीजा जो है आज का रहा और किन मायनों में बेहद खास होने जा रहा है। विक्रम,
आपसे जानना चाहेंगे अब फिलहाल जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, कितने से जीत अभय सिंह चौटाला यहाँ दर्ज कर चुके हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह 16 राउंड खत्म हुआ उस दौरान जो है जीत का सेहरा भी जो है अभय सिंह चौटाला के सिर पे जो है बंध गया है। फिलहाल अगर हम मार्जिन की अगर बात करें 6708 वोटों से जो है अभय सिंह चौटाला यहाँ पर उन्होंने जीत दर्ज की है, जिससे कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखने को मिल रही है। कार्यकर्ता जो है 14वें राउंड के बाद से ही यहाँ पर लगातार आतिशबाजी कर रहे हैं और खुशी मना रहे हैं इस बात को लेकर। जी तो अभी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से कोई औपचारिक पत्रकार वार्ता की कोई जानकारी इसमें कि जानकारी दी जाएगी, बात करी जाएगी सामने आकर के इस पूरी जीत के बाद, इस पूरे नतीजे के बाद? विक्रम जी बिल्कुल, अभय सिंह चौटाला खुद यहाँ मतगणना केंद्र के अंदर मौजूद हैं और थोड़ी देर बाद ही अभी प्रेस से जो है रूबरू होंगे। अभी थोड़ी देर के बाद ही अभी बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जैसे ही इन्होंने जीत दर्ज की है तो कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो है दूसरे जो अन्य कार्यकर्ता हैं दूर दराज के, उन्होंने भी काफी खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि पहले राउंड से ही अभय सिंह चौटाला जो है अपनी लीड बनाए हुए थे, लेकिन जब 9वां 10वां या 11वां जो राउंड शुरू हुआ, शहरी क्षेत्र की मतगणना शुरू हुई, उस दौरान जो है अभय सिंह चौटाला थोड़े से मतों से जो है नीचे जरूर आगे थे, लेकिन उन्होंने अपनी लीड नहीं छोड़ी, लेकिन अंत तक जो है लीड बनाई रखी है और अब 6703 वोटों से जो है जीत दर्ज की है। जी बिल्कुल विक्रम, एक चीज और आप बताएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के गठबंधन का जो कैंडिडेट रहा गोविंद कांडा, उनको भी ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत करारी शिकस्त मिली है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हार तो हार है, और ऐसे में उनके पास भी इतना नंबर ले जाना और इतना ज्यादा वोट ले जाना, ये अपने आप में कई मायनों में खास है। और ऐसे समय में जब किसान आंदोलन एक सबसे बड़ा मसला यहाँ पर बना हुआ था, किसान आंदोलन के मसले पर ही वो ये सीट खाली हुई और इसी मसले पर दोबारा चुनाव लड़ा गया, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या ये माना जाए कि किसान आंदोलन ने अकेले एक फैक्टर ने काम नहीं किया? यहाँ एलनाबाद में कई फैक्टर काम कर रहे थे। जी बिल्कुल, हम शुरू से ही बताते हैं कि जो ये जीत का अंतर होगा काफी कम होगा, क्योंकि 5 या 7 हजार जो जीत का अंतर था वो शुरू से हम इसको मान के चल रहे थे, लेकिन हुआ वही। जो भाजपा और जेजेपी के प्रत्याशी हैं गोविंद कांडा टक्कर देने में जो है बिल्कुल कामयाब रहे हैं। कहीं ना कहीं जो 59,190 वोट ले जाना कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि काफी कांडे की टक्कर रही है। लेकिन दूसरी अगर बात करें, जिस मुद्दे को लेकर अभय सिंह चौटाला ने जो अपना त्याग पत्र दिया था, उसी मुद्दे पर जो है वो चुनाव लड़े हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि ये जनता का चुनाव है और किसानी का चुनाव है, इसमें जो है अभय सिंह चौटाला की जीत नहीं होगी, किसानों की जीत होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए विक्रम। तो ये बड़ा अपडेट जो है हम अपने तमाम दर्शकों को दे दें। अब इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता जो हैं वो एकजुट होना शुरू हो गए हैं और लगातार जश्न मनाने की तैयारी। तो उधर काउंटिंग स्टेशन के अंदर ही अभय सिंह चौटाला भी मौजूद हैं और आपसे कुछ देर के बाद वो बाहर निकलेंगे, प्रेस से बात भी करेंगे। देखना होगा क्या कुछ रिएक्शन उनकी तरफ से आता है। निश्चित तौर पर जीते हैं तो खुशी तो होगी ही। शंभू भद्र, ये बहुत बड़ी, जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, जीत है, लेकिन अभय सिंह चौटाला और खास तौर पर जो मसला यहाँ पर प्रमुखता से बनाया गया, हम ये कहेंगे क्योंकि उसे कोशिश ये रही कि केवल किसान आंदोलन तक इसे सीमित कर दिया जाए, क्योंकि खेती प्रधान पूरा का पूरा क्षेत्र है और किसानों की भावना को इसमें ले आया जाए, वो कोशिश होती रही। लेकिन अगर वोटों की गिनती को देखा जाए तो ये कोशिश जो है वो पूरे तरीके से सफल नहीं हुई। शंभू जी, चलिए एक और बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के और जननायक जनता पार्टी के कैंडिडेट गोविंद कांडा को यहां से हार मिली है 59,189 और इंडियन नेशनल लोकदल को 65,000 से ज़्यादा वोट, 65,897 वोट, तो कांग्रेस पार्टी को 20,857 वोट यहां से मिले हैं। तो ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, जहां इंडियन नेशनल लोकदल को जीत जो है वो हासिल हुई है। ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं एलनाबाद से। और दूसरी तरफ अगर हिमाचल की भी बात करें तो वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई खुश होने के लिए कोई समाचार अच्छा वहाँ से भी नहीं आया है। तो इधर एलनाबाद से भी कोई बहुत अच्छी खबर जो नहीं है। हालांकि इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये ज़रूर कहा जा सकता है कि हमने इतने वोट यहाँ पर लिए हैं और इस तरीके के विरोध के बीच तो ये हमारी जीत है, हम इसे जीत मान करके चल रहे हैं, और इस तरीके की बात ज़रूर कही जा सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर नतीजा जो अंतिम है वो है जनता ने अपना
मत दिया और जनता ने जिस सोच के साथ, जिस विचार के साथ यहाँ पूरा का पूरा चुनाव देखा है, और ऐसे में इसे मतदाता की और जनता की जो है वो जीत माना जा सकता है। रामपाल बुधवार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शंभू भद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंभू जी, इस बात का हम जिक्र कर रहे थे अभी कि जिस मसले को सबसे बड़ा बनाया जा रहा था, वो मसला जो है सबसे बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। नंबर जो है वो ये बता रहा है कि यहाँ केवल और केवल किसान आंदोलन को बनाने की जो कोशिश हो रही थी वो नहीं, और भी मसले काम कर गए। बिल्कुल। जैसे कि एक तो प्रदेश, एक तो क्षेत्र का जो विकास था वो एक बड़ा इशू था वहां पे जी। और जिसको लेकर के बीजेपी ने कहा कि हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो हालांकि स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है और वहां पे विधायक थे इनेलो के अभय सिंह, दोनों ही मैदान में थे। तो ये दावा उनका सही नहीं था क्योंकि आप विधायक थे और स्टेट में आपकी सरकार थी, तो विकास क्यों नहीं हुआ, तो आप दोनों जिम्मेदार हैं इसके लिए। तो वो इशू तो एक था कि हाँ विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हैं। मेन रूप से अगर वहां पे देखिएगा तो जो किसान को लेकर के कि इन लोगों को लग रहा था कि जो एक बड़ी लीड उनको मिलेगी, और प्रदेश में जिस तरह से किसान नेताओं ने जाकर के वहां पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इन लोगों का एक तरह से समर्थन किया था कि वहां पे जनता एक, और वोट परसेंटेज जो वोटिंग हुई थी वो 81% से ज्यादा की वोटिंग हुई थी। हाँ। तो उन दोनों ही चीजों को देख के लगता था कि जो इस किसान के मुद्दे पर बीजेपी को तगड़ा झटका लगने वाला है और इनेलो को काफी बढ़त मिलने वाली है। लेकिन जब रिजल्ट आप देखिए तो वहां पे ये चीजें नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब केवल किसान एक मुद्दा नहीं था जिस पर कि चुनाव वहां पे हुए हैं और लोगों ने वोटिंग की है। जनता ने, जरूर जनता के मन में बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे। इसमें जो दो तीन चीजें हैं, एक तो जो कैंडिडेट है गोपाल कांडा, गोविंद कांडा के भाई गोपाल कांडा का उस क्षेत्र में एक प्रभाव क्षेत्र था जी। दूसरा कि कांग्रेस की जो फाइटिंग स्पिरिट थी वो फाइटिंग स्पिरिट उस तरह से नहीं थी जिस तरह से बीजेपी ने फाइटिंग स्पिरिट दिखाई थी वहां पे। और तीसरा अगर आप देखेंगे तो अभय चौटाला के खास वहां पे पहले से सिटिंग थे, तो उनका एक बेस बना हुआ है। और बीजेपी के वोट बढ़ने के पीछे एक और कारण हो सकता है जो मुझे लगता है, वो कारण ये है कि जो अजय सिंह है, चाहे वहां पे देवीलाल के परिवार का किसी ने भी चुनाव लड़ा हो, वहां का जो चुनाव मैनेजमेंट है वो अजय सिंह के हाथ में होता था। बिल्कुल। और अभी चूंकि जेजेपी से है अजय सिंह, तो उनका जो अपना एक क्षेत्र में एज ए चुनाव प्रबंधक जो एक उनका बेस है, जो उनकी अपनी पकड़ है क्षेत्र में, वो निश्चित रूप से बीजेपी की तरफ मुड़ा होगा और वहां पे उनको वोट दिलाने में सफल हुए होंगे। जो उनका अपना पुराना एक्सपीरियंस है, पुराना मैनेजमेंट है, उन सारे चीजों को देखते हुए वहां पे मुझे लगता है कि ये वोट बीजेपी के प्लस जो टर्न अराउंड है बहुत ज्यादा, वो एक कारण ये भी हो सकता है। और यहाँ पे चूंकि परिवार के बीच की लड़ाई थी और उसमें जेजेपी की पूरी कोशिश थी कि ये चुनाव बीजेपी जीते, न कि वो जीते, क्योंकि इनेलो के मजबूत होने से जेजेपी कमजोर होगी और इसलिए वो ये कोशिश कर रही थी कि निश्चित रूप से वो जीते। तो ये जो वोट का जो बड़ा है, इसके कई सारे कारण है और बीजेपी के लिए राहत की बात है कि किसान मुद्दे पे जो उनको डर था वो डर अब उनको उस तरह से नहीं रहेगा बीजेपी को। और इनेलो के लिए दुखद है कि जीत के बावजूद जिस किसान मुद्दे को लेकर के बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा था, वो उनके लिए एक शॉकिंग होगा कि इतना करने के बाद भी जीत का अंतर पीछे से भी घट गया। तो उनको आत्ममंथन करने की जरूरत है। अच्छा, इसमें अब एक चीज शंभू जी मैं ये जानना चाह रहा हूं, अभी मैं रामपाल जी से भी एक बात उस पर मैं करूंगा, लेकिन पहले आपसे करूं तो अब इस नतीजे के मायने, ठीक है वो किन वजहों से रहा अब, लेकिन अल्टीमेटली अब हार जीत जो है वो होनी होती है तो वो हो गई है, नतीजे आ गए हैं। इसके मायने आगे आने वाले समय में किस किस रूप में राजनीति को प्रभावित करेंगे, खासतौर पर हरियाणा प्रदेश की राजनीति की बात करें, क्योंकि एक बात का जिक्र जो है ओम प्रकाश चौटाला बड़े जोर शोर से और दावे के साथ करते रहे हैं
वो बड़ौदा उपचुनाव में भी उन्होंने कहा था कि ये इंडियन नेशनल लोकदल जीतेंगे और मध्यावधि चुनाव होंगे, यहाँ भी इस बात का वो जिक्र करते रहे। इसके बारे में भी आप बताएं। देखिए, इस चुनाव के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ेगा। सरकार के पास जो किसान एक प्रेशर ग्रुप बन के उभर रहा था, वो अब उस प्रेशर ग्रुप के तौर पे नहीं होगा और बीजेपी उनके साथ किसानों के पक्ष की बात करती रहेगी, किसी का कोई विरोध नहीं होगा। जी। लेकिन किसान मुद्दों को लेकर के 3 कृषि कानूनों को के मुद्दे पे सरकार अब बैकफुट पे नहीं आने वाली है। इस चुनाव के नतीजे के बाद बेशक उनको हार मिली हो, लेकिन वोट की जो स्थिति है उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि अब सरकार फ्रंट फुट पे खेलेगी किसानों के मुद्दे पे। और 3 कानून को जो बैक लेने को लेकर जो प्रेशर ग्रुप हरियाणा में एक्टिव है और सरकार पे दबाव लगातार बनाती रही है, तो वो उससे सरकार थोड़ा सा अपने आप को अप महसूस करेगी कि हाँ ठीक है, मतलब कि हमें उतना बहुत कुछ नहीं होने वाला है। आने वाले इलेक्शन का जो देखिए, आने वाले इलेक्शन में जो गणित है बीजेपी की, जो बीजेपी के वोट बैंक का आधार है, जो मुद्दे हैं, उन सिचुएशन को देखेंगे आप, तो जो बेल्ट उनका अपना है वहां पे बहुत नुकसान उनको नहीं हो रहा है। और जो बेल्ट जहां पर बीजेपी को पहले से ज्यादा सीटें नहीं मिलती रही है, वहां देखेंगे तो वहां ऑलरेडी इनको ठीक है गेन बहुत नहीं होने वाला है। तो यानी कि बीजेपी की सेहत पे या बीजेपी की सेहत पे इस चुनाव के नतीजे का बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसके बारे में रामपाल जी मैं आपके पास आऊंगा और इसी पर मैं जानूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। अब इस पूरे नतीजे पर, इलाहाबाद के नतीजे पर अनिल विज, गृहमंत्री अनिल विज की तरफ से एक बयान सामने आया है, वो एक बार आपको सुनवाएं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चाहे अभय चौटाला चुनाव जीत रहे हैं, पर नैतिकता के आधार पर वो चुनाव हार गए हैं। जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने त्याग पत्र दिया और दोबारा चुनाव लड़ा, अगर उस मुद्दे में दम होता तो उनकी वोटें भी बढ़नी चाहिए थी, उनका मार्जिन भी बढ़ना चाहिए था। उनका मार्जिन पहले से कम हुआ है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि लोगों ने उनके मुद्दे को पूरी तरह से नकार दिया है और कांग्रेस पार्टी जो सारे देश में आग लगाने का काम कर रही, नहीं, उनका विश्लेषण करेंगे। अभी उनके नतीजे आ रहे हैं, विश्लेषण करेंगे। इसी के साथ सवाल है साहब, ममता बनर्जी की भी 4 सीटें जीत गई, वहां भी भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। हमने कहा ना कि विश्लेषण करेंगे, हम हरियाणा का बात कर रहे हैं, जो हमारे सामने बात। गृहमंत्री अनिल विज जो है बात रख रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर उसी बात का जिक्र किया जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, इंडियन नेशनल लोकदल की जीत पर अब इनेलो कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांट करके जश्न मनाया है और अब जश्न मनाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। इनेलो वर्कर्स में खुशी का माहौल जो है वो बताया जा रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता दें इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, जहाँ जीत का जश्न, अब हर तरफ माहौल लड्डू बांट कर ये जश्न मनाया जा रहा है। लगातार चर्चा हम कर रहे हैं, हमारे साथ रामपाल बुधवार और शंभू भद्र जुड़े हुए हैं। रामपाल जी, ये बात अभी जो शंभू जी कह रहे थे और कहीं ना कहीं अब ये पहला बयान, पहला रिएक्शन आया है बीजेपी की तरफ से और सत्ता पक्ष की तरफ से, कहें एक बड़े और दिग्गज नेता का ये रिएक्शन कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा कर रहा है जिसके बारे में अभी शंभू जी बात भी कर रहे थे। और दूसरी तरफ INLD तो लड्डू बांटकर खुशी मना ही रही है। खैर, बनता है, आज उनका दिन है, लेकिन अनिल विज कह रहे हैं कि नैतिक आधार पर जो है ये उनकी हार हुई, जीत नहीं। भले ही वो खुश हो जाएं, लड्डू भले ही खा लें, खिला लें, लेकिन नैतिक तौर पर, क्योंकि जो मार्जिन उनका था वो कम हुआ है और जिस मुद्दे के को वो उठा रहे थे वो मुद्दा जो कहीं काम किया नहीं, और यही कांग्रेस पार्टी के हालात हुए। इसके बारे में आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या अब यही एक लाइन रहेगी और इससे कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर बीजेपी और सत्ता पक्ष जो है वो आ जाएगा किसान आंदोलन के मुद्दे पर? बात है कि जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो कितने दिन पहले बीजेपी में शामिल हुआ है, तो पिछले 7 साल से सरकार सत्तारूढ़ है। उस सरकार के पास कोई अपना एक कैंडिडेट नहीं था जो इलाहाबाद में उतार सकते थे।
अगर नैतिकता की बात की जाए तो जेजेपी और बीजेपी ये सब मुद्दे अब बात करने के लायक रहे नहीं। हाँ, अब इस पे मुझे लगता है कि आगे अब ठीक है, इसमें जो लड़ा रामपाल जी जो लड़ा और जो कौन लड़ा कैसे आया, उसके आगे अगर हम बढ़े। नेचुरली बात है ना कि आपके पास एक तो देखो, कांग्रेस का तो दुर्भाग्य ही है कि कांग्रेस में सारे टिकट के लिए लड़ते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो सिर्फ टिकट लेने के लिए सबसे ज्यादा जोर लगा देते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं जिसको टिकट मिल गई वही इलेक्शन लड़ रहा, बाकी कांग्रेस चुप हो जाती है। कांग्रेस की आपकी फूट हमेशा जो है पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे इंडिया के अंदर ही हालात है कांग्रेस के तो, और इसीलिए देश के हालात आज ये बने हुए हैं। जहां तक बात जेजेपी की है, जेजेपी क्योंकि इनेलो का हिस्सा रही है, पहले उसी इलाके के अंदर रही है, और दुष्यंत का अच्छा खासा प्रभाव भी है, ये नहीं कहा जा सकता कि उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। लेकिन आप ये मान कर चलिए ना कि सारी सत्ता का यूज करने के बावजूद भी यदि वो अभय जी को नहीं हरा पाए हैं तो कहीं ना कहीं तो जेजेपी और बीजेपी में कमजोरी रही है ना। नहीं, इसमें अभी आगे अगर सर अभी जिसका हम अब लोग बात अभी कर रहे थे, आप भी पहले कह रहे थे कि किसान आंदोलन का जो मसला है वो ग्राउंड पर उतना मजबूती से खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया। चुनाव के लिहाज से अगर बात करें, मैं इसको और दूसरे लिहाज से नहीं, केवल चुनाव के लिहाज से बात कर रहा हूं, क्योंकि इसका बार बार ये बात कही जा रही है, किसानों की तरफ से भी कहा जाता है कि भाई इनको चुनावों में हम मजा चखाएंगे, इनको चुनावों में पता चल जाएगा। लेकिन उतना मजबूती से अगर खड़ा रहता चुनाव आंदोलन का मसला तो ये अंतर बहुत बड़ा होता, ये इतना कम नहीं होता, है ना। ये तो इस मसले पर क्या सत्ता पक्ष जो है वो फ्रंट फुट पर आ जाएगा, इसको सामने से आके कहेंगे कि ठीक है आप जो कहना चाहें कहें, लेकिन हम इस चीज को सोचने वाले नहीं। निश्चित रूप से कि जो हरियाणा के अंदर ये कहावत थी कि भाई किसान आंदोलन हर पूरे हरियाणा में कहीं पर भी जो है जेजेपी और बीजेपी वाले अपना प्रचार नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कहीं आ जा सकते हैं, तो निश्चित रूप से इनके हौसले बढ़ेंगे और वो और आगे जाकर जो होने इसी बात पे कहेंगे हमारे कृषि कानूनों का जनता ने जो समर्थन किया है इसीलिए इतनी वोट मिली जाकर। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप इनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दोगे। देखो एक्चुअली क्या है, जो कृषि कानूनों का प्रभाव पड़ेगा ना इलेक्शन के ऊपर, वो है यूपी का, पश्चिमी यूपी का, ना कि हरियाणा का। हाँ। ये तो एक ही सीट के उपचुनाव था, इसमें सबको पता था भाई ये लगभग जीत जाएंगे इलाहाबाद के अंदर। तो आप मार्जिन कितना है इसका था, अगर यही मार्जिन इसका 25-30 हजार वोटों से ज्यादा का हो जाता, उससे ऊपर हो जाता, तो फिर सारे कहते हुए किसान आंदोलन की जैसे तो इनको ये मार्जिन का ज्यादा मिल गया है। परंतु इसका दूसरा रूप एक और भी दिया जाता है ना कि अगर आप इनको अगर 5-7 हजार वोटों से जीतते हैं तो, लेकिन इसके बावजूद इनके पास पावर कौन सी थी, इनके पास साधन कौन से थे अभय जी के पास? तो नहीं, साधन उनके पास तो यही था ना, वो यही बात कह रहे थे कि भाई हमें किसानों ने कहा था सीट छोड़ दो, हमने छोड़ दी, किसानों ने कहा चुनाव लड़ लो, हमने चुनाव लड़ लिया, यानी कि किसानों के कहने पर ही चल रहे थे। और यही कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन और किसान आंदोलन, किसानों के मसले और किसान, इससे ज्यादा बात उन्होंने ना, जब भी इलाहाबाद के हम विकास की बात करते, समस्याओं की बात करते, तो उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं होती, केवल किसानों की बात होती। निश्चित रूप से इस इलेक्शन में एक बात तो साबित हुई है कि हरियाणा के अंदर जितना प्रचार किया जा रहा था किसान आंदोलन, हाँ, इस इलेक्शन में नहीं देखने को मिला। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है कि भाई वो प्रभाव नहीं देखने को मिला कि भी जमानत जब्त करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। इवन जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसकी वोट परसेंटेज बढ़ा और भी है, और इनेलो का परसेंटेज घटा भी है, इसकी ये भी एक सच्चाई है, इसको कोई नजरअंदाज नहीं करता। लेकिन इसका एक असर और भी है कि इसका प्रभाव जो है ना पूरे इलाके के अंदर देखोगे तब आभास होगा मैं इसका प्रभाव कितना पड़ सकता है। हाँ, आप कृषि कानूनों को लेकर और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे ये कि भी हमारी ये जो कृषि कानून है ये पक्ष में किसानों के, और किसानों ने इसका एक प्रकार से मोहर लगा दी है। तो नैतिक रूप से बीजेपी पक्की बात है कि अपने बुनाने का प्रयास करेगी। शंभू जी, क्या ये पॉइंट भी अब हावी हो जाएगा इसमें सत्ता पक्ष के लिए कि किसान आंदोलन और खासतौर पर कृषि कानून, ये जो है इसको लेकर जो माहौल बनाया जा रहा था, जहां जहां बीजेपी जेजेपी के नेताओं का विरोध किया जा रहा था, वो केवल राजनीति से प्रेरित होकर के था, जैसा बीजेपी और जेजेपी पहले से कहते आए कि कांग्रेस के लोग हैं जो कर रहे हैं आकर विरोध, तो ये पक्ष और ये पहलू जो बात बार बार वो कह रहे थे, ये उनका और मजबूत हो जाएगा इस नतीजे के बाद। शंभू जी, शंभू जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, अभी आ रही है, बीच में नेटवर्क का डिस्टरबेंस था तो कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैं शंभू जी ये जानना चाह रहा था कि शुरू करने के साथ वो डिस्टर्ब हो गई थी। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो पॉइंट और जो बात, जो तर्क सत्ता पक्ष की तरफ से दिया जा रहा था, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो सवाल सर मेरा ये है कि जो तर्क सत्ता पक्ष की तरफ से दिया जा रहा था कि ये सियासत से प्रेरित हैं,
चलिए शंभू जी से संपर्क कट गया है। रामपाल जी मैं आपके पास आऊंगा और बात को चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक पहले यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को लगातार करते रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब इस जीत के और इस पूरे नतीजे के मायने क्या होंगे और आने वाले समय में प्रदेश की सियासत किन मायनों में किस किस रूप में प्रभावित होने वाली है, या फिर कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।